वो गांव नहीं, वो जीता जागता शमशान था। वहां के लोग जीवित तो थे, पर हर दिन किसी ना किसी वजह से मर रहे थे। गांव वाले चाहते थे कि वे कहीं और चले जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसे ही एक शाम गांव से कुछ ही दूर रात के अंधेरे में कुछ गांव वाले दबे पांव किसी के घर में घुसते हैं। अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे और सामने एक हवन कुंड जल रहा था। उसके पास एक तस्वीर भी थी जिसमें गांव के मुखिया और उसके बेटा बहू थे। यह देखो, इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है हमने। यह काला जादू करने वाली डायन है। इसने मेरे बेटे बहू को खा लिया है। हाँ, इसके काले जादू के चक्कर में हमारे कितने जानवरों की बलि चढ़ाई है इस डायन ने। हाँ, इसे छोड़ो मत, मार डालो। जब से ये कबीले के लोग यहाँ आए हैं, इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे इसे मार डालो। इतना कहते ही मुखिया तेजी से दंदनाते हुए उस झोपड़ी में घुस जाता है और बाकी गांव वाले बाहर ही रह जाते हैं। मुखिया को घर के अंदर देख वो हवन कुंड में आहुति देना रोक देती है और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती है कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। बचाओ! अरे गांव वालों, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये डायन मुझे मार डालेगी। बचाओ! अच्छा हुआ तू खुद ही चला आया। अब बस तू बचा है। तुझे मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ललिता ने कुछ मंत्र पढ़े और तभी मुखिया के गले पर निशान पड़ने लगे, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। वो हवन कुंड की तरफ खींचा चला आया। बाहर गांव वाले जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे, पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे छोड़ दो ललिता। मुझसे उस दिन गलती हो गई थी। तभी दरवाजा जोर से टूट जाता है और एक बूढ़ा तांत्रिक अंदर घुस आता है। वो ललिता के ऊपर मंत्र उच्चारित पानी डालता है और ललिता तड़पने लगती है। बस, बहुत हुआ तेरा तमाशा। ललिता के कमजोर पड़ते ही गांव वाले उस घर में आग लगा देते हैं। ये मत समझना कि तुमने मुझे खत्म कर दिया है। मैं लौट कर आऊंगी और इस गांव के लिए काल बनूंगी। याद रखना, मैं लौटूंगी जरूर, मुखिया। दोपहर के करीब 12 बजे शहर के पुराने गार्डन में हल्की धूप फैली हुई है। पेड़ों की छांव के नीचे 3 पुराने दोस्त लंबे समय बाद मिले हैं। माहौल खुशियों से भरा हुआ है। यार, मेरा वर्षों का सपना आज पूरा हो गया। मैंने MBBS पास कर लिया। अब मैं एक सीनियर डॉक्टर बन गया हूं। विकास और आकाश एक साथ उठकर उसे गले लगाते हैं। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। तो बता, पार्टी कब दे रहा है? यार, आज शाम तुम दोनों तैयार रहना, बढ़िया पार्टी होगी। तभी अंकित इधर उधर देखता है। एक कमी महसूस होती है। यार, अनुज नहीं दिख रहा है। कहाँ है वो? पता नहीं, उसकी माँ कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर पर है। ठीक है, मैं खुद शाम को उसके घर जाऊंगा। डॉक्टर बनने का सरप्राइज दूंगा। तुम लोग उसे कुछ मत बताना। समय बीतता है। शाम के तकरीबन 7:35 में सड़क पर हल्की रोशनी, दुकानें जगमगा रही हैं। अंकित हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए पैदल तेज कदमों से चल रहा है, चेहरे पर उत्साह। अनुज का घर छोटा पर सलीकेदार, पूरा परिवार आराम से रह सके ऐसा बना हुआ। अंकित दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है। अनुज की मां ललिता, करीब 60 वर्षीय, थका चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, व्यवहार थोड़ा असामान्य, भीतर छुपी चिंता। ओ अंकित बेटा, कहाँ थे इतने दिन? आंटी, घर पर ही था, फाइनल एग्जाम की तैयारी में, और आज खुशखबरी देने आया हूं। वो मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाता है। आंटी,
मैं अब सीनियर डॉक्टर बन गया हूँ। सबसे पहले अनुज को ये बात बताना चाहता था, लेकिन कोई नहीं। क्या वो घर पर है? खबर सुनकर भी अनुज की मां के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं आती जो आनी चाहिए थी। उनकी आंखों में कुछ और ही छिपा है। वो अंकित को अजीब तरह घूरती रहती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। बेटा, अनुज अभी घर पर नहीं है। आंटी, दोपहर में तो विकास और आकाश बता रहे थे कि उसकी तबीयत खराब है और वो घर पर ही है। यह सुनकर वो क्षण भर चुप हो जाती है, नजरें हटाकर सोचती है। हाँ, तबीयत खराब थी, पर कुछ घंटे पहले अपने दोस्त के घर चला गया। आएगा तो मैं तुम्हारी खुशखबरी बता दूंगी। अंकित हल्का सिर हिलाता है, पर चेहरे पर संदेह साफ है। उसे उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह अजीब नजर से देखता हुआ लौट जाता है। दरवाजा बंद होते ही माहौल बदल जाता है। अनुज की मां की आंखों में जलन चमकती है। वो मिठाई का डिब्बा उठाकर जमीन पर फेंक देती है। अंकित, सब तेरी वजह से हुआ। मेरे बेटे का सपना अधूरा रह गया। मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। उधर अनुज 38 वर्ष, कमजोर शरीर, गंभीर बीमारी से पीड़ित, बिस्तर पर निठाल पड़ा। इधर ललिता गुस्से में बेटे के कमरे की ओर बढ़ती है, फिर खुद को संभालने बाथरूम चली जाती है। कुछ क्षण बाद लौटती तो देखती है कि अनुज अचानक तड़पने लगता है। उसकी सांसें तेज चलती हैं, शरीर झटके खाने लगता है। वह बिस्तर पर छटपटाता है, हवा के लिए जूझता हुआ, और अगले ही पल उसकी सांस रुक जाती है। अनुज इस दुनिया से चला जाता है। कमरे में सन्नाटा, बिस्तर पर पड़ा निर्जीव अनुज का शरीर। अनुज बेटा, उठो उठो, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो 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 अनुज। वह फूट फूट कर रोती है, फिर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद उसे होश आता है। सामने बेटे का शव। सच अब अटल है। वह गांव वालों को बुलाती है। अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। शमशान घाट में चिता जल उठती है। ललिता दूर खड़ी जलती चिता को टकटकी लगाए देखती है। आंसू रुकते नहीं, पर आंखों में अब गुस्सा भी है। दूसरी ओर 3 दोस्त खड़े हैं। अंकित संवेदनशील, अपराध बोध से भरा, विकास चुप दुखी, आकाश सिर झुकाए मौन शोक में। तीनों चिता के सामने सिर झुकाकर रो रहे थे। ललिता धीरे से अंकित की ओर देखती है, नजरों में जहर भरा निर्णय। तेरी वजह से मेरा बेटा गया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी मौत पर तेरे माता पिता भी ऐसे ही रोएंगे, और मैं देखूंगी। शाम के करीब 6 बजे वही शमशान, पर भीड़ अब जा चुकी है। धुआं और राख बाकी। ललिता हाथ में किसी का फोटो दबाए धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। रहस्यमयी तांत्रिक काले वस्त्र, तीखी आंखें, असामान्य शांति, होठों पर जानकार मुस्कान लिए तांत्रिक हवन कुंड के पास बैठा है, मानो इंतजार कर रहा हो। आ गई तुम? मुझे पता था तुम आओगी। बाबा जी, आपको मेरी पीड़ा कैसे पता? आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? मैं भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकता हूं। तुम अंकित को मारना चाहती हो, और क्यों ये भी जानता हूं। बताओ, किस पीड़ा से उसे खत्म करना चाहती हो? वो झुककर अग्नि में आहुति डालता है। पर याद रखो, इस गुप्त तंत्र क्रिया में तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। अग्नि भड़कती है और बदले की राह खुलती है। सांझ ढल चुकी है। शमशान की राख ठंडी,
पर हवा में अब भी जलन है। तांत्रिक अग्नि के पास बैठा और सामने खड़ी ललिता बदले से भरी। एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? हाँ बाबा जी, मैं तैयार हूं। मैं चाहती हूं अंकित ऐसी मौत मरे कि उसके घर वाले समझ भी ना पाए कैसे मरा। वो उसके बेहद करीब आकर धीमे स्वर में बोलता है, तो फिर मारण तंत्र क्रिया करनी होगी। यह सबसे घातक क्रिया है, लेकिन जोखिम बहुत है। हाँ बाबा, जानती हूं, पर मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ उसकी दर्दनाक मौत चाहिए। वो अपनी गठरी खोलती है। ये उसका फोटो, मिठाई का डिब्बा और उसके बाल उसके कंधे से लेकर आई हूं। तांत्रिक वस्तुएं लेता है। होठों पर धीमी अजीब हंसी उभरती है। ठीक है, आज रात ठीक 12 बजे अकेली शमशान आ जाना, लेकिन ध्यान रखना कोई तुम्हें देखे नहीं, वरना मारण क्रिया निष्फल होगी। जी बाबा जी, ध्यान रखूंगी। रात 12:05। घना अंधेरा, चारों तरफ एकदम शांति और सन्नाटा। दूर कहीं उल्लू और झिंगुरों की आवाज। ललिता अकेली शमशान में प्रवेश करती है। आंखों में डर नहीं, सिर्फ बदला। तांत्रिक हवन कुंड के पास आसन जमाए बैठा है। चारों ओर तंत्र सामग्री सजी है। राख, नींबू, धागे, मंत्र चिन्ह। एक जीवित मुर्गा रस्सी से खूंटे से बंधा फड़फड़ा रहा है। सामने धारदार दरांती रखी है। दृश्य देखकर ललिता एक पल सहम जाती है, फिर खुद को संभाल लेती है। अग्नि भड़कती है और मारण क्रिया शुरू होने को है। आधी रात बीत चुकी है। शमशान में नीली सी धुंध तैर रही है। हवन कुंड की आग तेज हो उठी है। ललिता बदले की आग में शांत बैठी है। वो तांत्रिक को प्रणाम कर हवन कुंड के पास बैठ जाती है। बेटी, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में अंकित पर मारण क्रिया करना चाहती हो? इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने निर्णय ले लिया है बाबा, मारण क्रिया शुरू कीजिए। ठीक है, अब तुम एकाग्र होकर बैठो। याद रहे, किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना। ललिता आंखें बंद किए स्थिर बैठ जाती है। तांत्रिक मंत्रोच्चार शुरू करता है। हवन कुंड में सामग्री डालता है। धीरे धीरे अग्नि का रंग बदलकर नीला हो जाता है। लौ असामान्य ऊंचाई तक उठती है। तांत्रिक की आंखों में विचा जाता है। फोटो, नींबू, मिर्च, राख, काला टीका। अंकित का फोटो काले मटके पर रखा जाता है। उस पर राख डाली जाती है। लाल कपड़ा लपेटा जाता है। ताबीज कसकर बांधे जाते हैं। लीजिए। स्वर भारी, चेतावनी स्पष्ट। ललिता, याद रखना, इस मंत्रबद्ध मटके को अंकित के घर के पीछे खाली जमीन में दबाना। कोई देखे नहीं, वरना प्रभाव उल्टा पड़ेगा और तुम्हें ही नष्ट कर देगा। और सुनो, उसकी मृत्यु तक शहर में लौटना मत। वो दोनों हाथों से काला मटका लेती है, प्रणाम करती है, आसपास देखती है, कोई नहीं। वो तेजी से 2 फीट गहरा गड्ढा खोदती है। मटका गड्ढे में रखती है। तभी दाएं हाथ में कांटा चुभता है। खून की बूंदें मटके पर गिरती है। वो दर्द अनदेखा कर मिट्टी भर देती है। जमीन समतल करती है और चुपचाप निकल जाती है। अगली सुबह सामान बांधकर भाई के घर चली जाती है। कोई अदृश्य भयानक शक्ति जाग गई हो। वो क्षण भर में उड़ते हुए अंकित के द्वार पर पहुंचती है। अंकित अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा है। अचानक लाइट चली जाती है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? भाग रही हैं। कौन है वहां?
अगले ही पल उसे याद आता है घर में तो वो अकेला है, माता पिता शहर से बाहर। वो घबराते हुए सोचता है कहीं चोर तो नहीं?